सो फाइनली गाइस, यूजीसी ने हमारे यूजीसी नेट ज्योग्राफी का जो पेपर जून से पोस्टपोन होता आ रहा था, कई बार वो पोस्टपोन हुआ, फाइनली उसको 12 नवंबर 2020 को कंडक्ट करा लिया है। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने वो पेपर दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं दिया है। अटेंडेंस की बात यहाँ पे आती है। सो अब जो है हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या रहेगी कि जब भी अटेम्प्ट आएगा इसका, वो जैन में भी आ सकता है, फेब में भी आ सकता है, या इवन मार्च में, या शायद जून में भी आ सकता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में हमें लगना है। तो आगे बढ़ने से पहले इस अटेम्प्ट में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या हमने सीखा है, वो बात करना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट ज्योग्राफी नवंबर 2020 में जो हुए हैं उसके डिटेल पेपर एनालिसिस के बारे में। यूनिट बाय यूनिट जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से टॉपिक्स किस यूनिट से कौन से आए हैं, क्या छूट गए हैं। ठीक है, तो वो जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपको पैटर्न से अपडेट रहना पड़ेगा, बार बार पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। पैटर्न अगर आपने समझ लिया तो आपकी 50% प्रिपरेशन वहीं हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस सिलेबस लिया, बुक्स ली, गाइड्स लिए और पढ़ने लग जाते हैं विदाउट नोइंग द पैटर्न कि भाई अभी क्या पूछा जा रहा है, अभी रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो वो जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पेपर एनालिसिस के बारे में। डिटेल एनालिसिस रहेगा तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अकेडमी पर, केवीएडू पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस से प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए। यूट्यूब पर होने वाले जितने भी सेशंस हैं और उससे जुड़े हुए जितने पीडीएफ हैं, अपडेट्स हैं, वो सब इस शुभेंदु नेट ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल पर हम पोस्ट करते हैं। तो आप उससे जुड़ेंगे तो आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी की प्रिपरेशन से जो है वो जुड़े हुए रहेंगे। और यहीं पे आपको पता पड़ता है कि अगर हमारा बैच चल रहा है, कोई डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है, तो वो आपको सब पता पड़ता है। साथ ही हमारा इंटरैक्टिव ग्रुप है, और अगर आपने हमारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं तो आपको इंटरैक्टिव ग्रुप के बारे में पता होगा। इसमें जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस बता दूं, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारे यूजीसी नेट ज्योग्राफी का जो बैच जो स्टार्ट होने वाला था 1 दिसंबर से, उसके रजिस्ट्रेशन अभी से ही स्टार्ट हो गए थे। आई थिंक अक्टूबर में मैंने स्टार्ट कर दिए थे और काफी लोगों ने एनरोल कर लिया है। और अर्ली बर्ड डिस्काउंट का उन्होंने फायदा उठाया है 5% का। साथ ही अगर उन्होंने जल्दी रजिस्टर किया है तो वैलिडिटी भी उनको ज्यादा मिलती है, 6 महीने की वैलिडिटी मिलती है। और आप 1 दिसंबर का वेट नहीं करें, आप अभी से भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन राइट अवे शुरू कर सकते हैं। इस बैच से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। और साथ में इस नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके कोई भी इंक्वायरी करना चाहे कर सकते हैं। पेमेंट के अंदर मैंने रखी है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी, पेमेंट जो है फी बहुत मैंने कम रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इस एग्जाम के क्या की हाइलाइट्स रहे हैं, जो मेरा आंकलन रहा है इस एग्जाम को लेकर कि भाई क्या मुझे लगा इस एग्जाम को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई लेवल क्या रहा है इस एग्जाम का। तो लेवल की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ अटेम्प्ट से जो लास्ट अटेम्प्ट था वो अटेम्प्ट आप इजी टू मॉडरेट मान सकते हो। ठीक है, ऑल्दो वो भी टफ था, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो भाई ये वाला जो अटेम्प्ट था नवंबर 2020 का, ये मॉडरेट टू हार्ड जो है मेरे को लगता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो हमने शायद उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। नॉर्मली वो बहुत माइनर टॉपिक्स थे, वहां से क्वेश्चन ना के बराबर बनते थे, लेकिन वहां से क्वेश्चंस आए और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस वहां से आ गए हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड इसके अंदर मैंने देखा, वो चाहे आपके इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से पूछा गया हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया हो, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए कंटेम्प्रेरी जो अब मेरे पैटर्न चल रहे हैं वो बहुत पूछे गए। ठीक है, तो उससे काफ़ी सारे जो हैं क्वेश्चंस रॉन्ग हुए होंगे। ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों को वो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये टॉपिक कहाँ से आ गया। कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे, कुछ साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, ऑल्दो वो एनवायरमेंट का क्वेश्चन था, एनर्जी का, लेकिन एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई एस्पेक्ट था कि भाई एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। और फिर उन्होंने बताया कि भाई एनर्जी ट्रांसफर जो है टॉपिक लेवल का वो यूनिलैटरल है या मल्टीलैटरल है। तो ये चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मॉडरेट टू हार्ड मैं कहूँगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने जब देखे तो मुझे लगा कि भाई क्वेश्चंस इजी हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे क्वेश्चन में आप आगे बढ़ते हैं, जैसे आप 50 क्वेश्चन क्रॉस करते हैं, 51 क्वेश्चन पे आते हैं, 52 क्वेश्चन पे आते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होने लगती हैं। और वो चीज़ें ऐसी है जिसको हमने नहीं देखा था। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, वन वर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसी वजह से पेपर लेंदी भी हुआ है। काफ़ी लोगों का पेपर छूट गया है। ठीक है, मुझे ये भी रिव्यू मिला है कि भाई लास्ट में वो पैसेज ही नहीं कर पाए, या लास्ट में जो न्यूमेरिकल पार्ट था वो नहीं कर पाए। और पहले क्या था कि भाई हमारे पास 3 घंटे हुआ करते थे तो बहुत इजी था, 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, 4 ऑप्शन होते थे, आप पढ़ लीजिए उसको और आपका हो जाएगा। लेकिन अब इस अटेम्प्ट में ऐसा लगा कि भाई 3 घंटे भी थोड़े कम पड़ रहे हैं क्योंकि पेपर लेंदी था। साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं गाइस। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की आप जो है कल्पना छोड़ दीजिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पहले से ही आते रहे थे, लेकिन अभी उनका प्रोपोर्शन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन था इंसोलेशन का। अब इंसोलेशन अगर आपने पढ़ा है मेरे से, या अगर आपने जो बैच ज्वाइन किया है, आपने मेरे पुराने वीडियो देखे तो उस पर हमने एल्बिडो के बारे में बात की है। ठीक है, उसके अंदर हमने बात की कि भाई इंसोलेशन जो है वो कैसे वेरी करता है पोल से लेकर इक्वेटर पर, इक्वेटर से पोल पे कैसे करता है। तो उन्होंने एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर एक वर्टिकल सनरेज है और सन अगर ओवरहेड है और वो 1 मीटर की विड्थ की अगर सनरेज है,
तो जब वो सन ओवरहेड होगा तो वो कितना एरिया कवर करेगी, तो लॉजिकली इसमें आपको सोचना पड़ेगा, वो इमेज बनानी पड़ेगी कि भाई वो अगर वर्टिकल है 1 मीटर की इसकी विड्थ है और वो बिल्कुल 90 डिग्री पर आपके है, तो फिर वो उसका एरिया कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। इस तरह के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखे गए। साथ ही साथ एक नया पैटर्न मैंने देखा स्टेटमेंट वाला, ठीक है, 2-4 स्टेटमेंट थे, आई थिंक 2 स्टेटमेंट थे। पहले अदर्शन रीजनिंग तो आते ही थे, लेकिन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वापस आने लग गए हैं कि पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है। अब आपको उसको बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, या नीचे वाला सही है ऊपर वाला गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस थे, ठीक है। कई सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो वीवर की थ्योरी से थे, चाहे वो क्रॉप कॉम्बिनेशन से थे, लैंड कैपेबिलिटी से क्वेश्चंस थे, ठीक है। और नॉन क्लीशे टॉपिक्स इस बार बहुत सारे आए हैं। नॉन क्लीशे टॉपिक्स वो होते हैं जिसको नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसा मेजर बनता नहीं है। नॉर्मली आप अगर पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप वहां पे मॉडल्स पढ़ोगे, थ्योरीज पढ़ोगे, अलग अलग व्यू पॉइंट्स पढ़ोगे, ठीक है। तो वो क्लीशे टॉपिक्स के अंदर आते हैं। नॉन क्लीशे टॉपिक्स वो होते हैं जिसमें नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते 5 साल तक, वो क्वेश्चन इस बार ज्यादा आए। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब एग्जाम से शायद 1-2 महीना पहले जब हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे इस चैनल पर, तो मैंने कहा था कि यूजीसी को टाइम मिल गया है, ठीक है, लॉकडाउन का फेस उनको बहुत लंबा मिल गया है, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि भी क्वेश्चन थोड़े से अलग आएंगे। और ये क्वेश्चन वैसे आए हैं, आपको भी महसूस हुआ कि भी क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा अनफेमिलियर था इस बार, ठीक है। साथ ही साथ अदर्शन रीजनिंग के भर भर के क्वेश्चंस थे, मतलब 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन थे अदर्शन रीजनिंग के। इसी वजह से जो है पेपर थोड़ा लेंथी लगता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि भाई अदर्शन रीजनिंग अगर आप घर पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आराम से हो जाएगा। एग्जाम सेंटर में जब आप बैठे हो, जब सामने टाइमर चल रहा है, तो एक नेचुरल एंजाइटी आपके साथ वैसी होती है कि भैया इतना टाइम निकल गया, मैंने नहीं किया। उस वक्त लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देते हैं। आप शायद उसको पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, या आप ऑप्शन गलत लगा देते हैं, या आपको समझ में नहीं आता कि ये सही है या नहीं है, तो वो बहुत दुविधा देते हैं, ठीक है। साथ ही एक 2019 दिसंबर से मैंने देखा कि भाई एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आने लगा है बिल्कुल एंड में। जब आपको ये लगता है कि चलो ठीक है मैं 90th क्वेश्चन पे पहुंच गया, अब तो मैं 10 क्वेश्चन ऐसे ही लगा दूंगा, ठीक है, 2 मिनट में कर दूंगा। लेकिन आप जैसे ही 91 क्वेश्चन पे पहुंचते हो तो आपको दिखता है कि ये क्या पैसेज आ गया, मतलब पैसेज मतलब और टाइम लगेगा आपका, ठीक है। तो इसी वजह से जो है काफी लोगों का पेपर छूट गया। लेंदी लोगों को लगा कि भाई जब आपको लगता है कि भाई मैंने 90 क्वेश्चन कर लिए और 50 क्वेश्चन मैंने पेपर 1 के कर लिए, तो आप थोड़ी एक रिलैक्स की सांस लेते हो कि चलो ठीक है कि अब तो बस मेरे को 10 क्वेश्चन ही करने और मेरा पेपर हो जाएगा। पर जब आप देखते हो तो भाई वहां पे एक पैसेज आया हुआ होता है, पैसेज खत्म होता है तो फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में देखा जो हमारे मीन मोड मीडियन से आ गया था। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात ऐसी थी कि थोड़ा सा विचित्र था, डेटा जो थे बहुत ज्यादा ऑड थे, मतलब नेचुरल इसको आप माइंड कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपको मीन निकालना है तो वो पूरा ही आपको प्लस करना पड़ेगा, उसको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो रहा था। उस सिचुएशन में क्या करना है आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। उस सिचुएशन में आपको ऑप्शन से चलना पड़ेगा, आपके पास टाइम नहीं है अगर, तो आपको फिर ऑप्शन से चलना पड़ेगा, ABCD ऑप्शन देखो और फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई डिनोमिनेटर कैसा है, डेसिमल में कुछ ऑप्शन दे रखा है नहीं दे रखा, इस तरह से जो होगा वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ की हाईलाइट्स रहे हैं, काफी लोगों को सरप्राइज किया है, मैं खुद सरप्राइज हुआ हूं इस पेपर से। मॉडरेट से लेवल हार्ड रहा है, क्योंकि देखो ये जो एग्जाम है ये आपको नौकरी तो वैसे भी नहीं दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नौकरी नहीं दे रहा है, प्राइवेट के अंदर तो आप वैसे भी पढ़ा सकते हैं कहीं भी अगर आपके अंदर कैलिबर है तो। लेकिन इसमें नेट क्लियर करने के बाद सरकारी में आप बैठ सकते हो, मतलब ये है आप प्राइवेट में तो कहीं भी पढ़ा सकते हो, इवन यू कैन गो टू अब्रॉड फॉर टीचिंग। लेकिन अगर हम सरकारी की बात करें, हम PCS की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ नेट क्लियर करने से नहीं होता, आपको वो एग्जाम भी जो है फाइट करना पड़ता है, कई बार इंटरव्यूज होते हैं। तो वो देखते हुए अगर आप देखें कि एक नेट कैंडिडेट है, पहले वो नेट क्वालिफाई करे, ठीक है, फिर वो GRF करता है और उसके बाद फिर जो है फिर वो एक स्टेट PCS फाइट करता है। तो नेट का लेवल वैसे ही रखा गया था कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इस बार लेवल एक नेक्स्ट लेवल मेरे को देखने को मिला है, तो उसके लिए जो है आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा इसके अंदर, जब मैंने वापस से क्वेश्चन को गो थ्रू हुआ, आपको पता होगा क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई है, साथ ही साथ आपके रिस्पॉन्सेस भी आ गए हैं। तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर को वापस से रिव्यू किया तो मुझे ये भी लगा कि पेपर ऑल्दो मॉडरेट से हार्ड है, लेकिन ये पेपर जो था वो डुएबल था, ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल है। जिस किसी ने भी ठीक ठाक पढ़ाई की है, ठीक है, थोड़ा सा उसने आगे पीछे देख के पढ़ाई की, ऐसा नहीं कि बस रट के चला गया है, तो उसको ये पेपर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। जिसने सिर्फ रटाई की है, नोट्स बनाए हैं और रोट लर्निंग ज्यादा की है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्चुअल लेवल कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्सिव लेवल जो होता है हमारा लेवल्स ऑफ लर्निंग होता है, जो सिर्फ निचले लेवल पर रह गया है, उसको ये बहुत प्रॉब्लम देगा, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो एप्लीकेशन बेस्ड थे और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं उन लोगों का रिव्यू अगर मैं बोलूं तो मुझे बहुत विचित्र लगा, क्योंकि मैं फेसबुक ग्रुप में जाके देख रहा हूं तो बिल्कुल तहलका मचा हुआ था कि पेपर बहुत हार्ड था, इस बार तो मतलब फेल ही होंगे सब। लेकिन हमारे ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जिन्होंने कोर्स परचेस किया है,
तो उन लोगों ने इसको मॉडरेट ही कहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ठीक है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इट इज़ ऑन द राइट ट्रैक। काफ़ी लोगों को वो मॉडरेट लगा है। ऑल्दो हमने जो है वो जितने भी यूनिट्स कवर किए वहाँ से एक रिव्यू ये भी आया कि भाई आपने जो सर पढ़ाया है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे और हम लोग उसको कर पाए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उसको वो मॉडरेट बोल पाए हैं, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम यूनिट वाइज यूनिट चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पूछा गया था। देखो जियोमॉर्फोलॉजी में जो क्लीशे टॉपिक्स है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह है, वो नहीं आया। ठीक है, सीधा एक क्वेश्चन था स्लोप रिप्लेसमेंट से, और स्लोप रिप्लेसमेंट से उन्होंने सिर्फ नाम पूछा कि भाई स्लोप रिप्लेसमेंट किसने दिया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें मैच द फॉलोइंग में थ्योरीज थी। थ्योरीज अलग अलग, जैसे माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी से था, 3-4 थ्योरी दे रखी थी लेफ्ट हैंड साइड में, वही MTF जिसको हम कहते हैं मैच द फॉलोइंग, और राइट हैंड साइड में उसका कुछ दे रखा था कि भाई ये टॉपिक किसने दिया, टॉपिक किसने दिया। तो वो भी डूएबल था। शुरुआत के 10 क्वेश्चन तो बहुत ईजी लग रहे थे काफी लोगों को, लेकिन उसके बाद चीजें बदल गई। एक सैंड ड्यून्स से क्वेश्चन आया था, सैंड ड्यून्स एंड टाइप से। ठीक है, ऑल्दो आप देखोगे यूनिट 1 जो है हमारे जियोमॉर्फोलॉजी, यहां पर कहीं पर भी लैंड फॉर्म्स, इरोजनल, डिपोजिशनल कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जो पहले लिखा हुआ होता था, जो पुराना सिलेबस था, उस पर साफ साफ लिखा होता था इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ फ्लूवियल, ग्लेशियल, पेरिग्लेशियल, एओलियन, ये आता था। ये इन्होंने हटा दिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया था। सैंड ड्यून से क्वेश्चन था, जियोसिक्लाइन से क्वेश्चन था। ठीक है, साथ ही साथ सिस्मिक वेव से क्वेश्चन था। अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने पूछा था कि भाई एपिसेंटर पे जो वेव्स हैं वो हमारी कौन सी हैं, वो हमारी सरफेस वेव्स हैं। ठीक है, अब सरफेस वेव्स में से भी कौन सी ज्यादा डेंजरस है, तो वो एल वेव्स है। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन था प्लेट टेक्टोनिक्स एंड वॉल्केनिक्स से, अगर आपको ध्यान हो, एलुशियन आइलैंड्स का कुछ था, और साथ ही उन्होंने बोला था कि भाई कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज पे हमेशा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। अदर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन था, यानी कि प्लेट एंड वॉल्केनोस से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, साथ ही साथ लैंडफॉर्म्स और उसके एजेंट्स, लैंडफॉर्म्स को बनाने वाले जितने भी एजेंट्स हैं वो राइट हैंड साइड में थे, और लेफ्ट हैंड साइड में दे रखे थे इसके सारे लैंडफॉर्म्स। अलग अलग के थे, वो फ्लूवियल के भी थे, एओलिन के भी थे, ग्लेशियल के भी थे। आपको बताना था कि भाई ये जो लैंडफॉर्म है पर्टिकुलर, वो किस एजेंट से बन रहा है, ये आपको बताना था। साथ ही इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो थे, उसका एक आपसे पूछा गया था मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। ठीक है, ये बारह को ध्यान रखनी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में मोटा मोटा देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कुछ नहीं आया, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस से ज्यादा डायरेक्टली कुछ नहीं आया, वेदरिंग से कुछ नहीं आया, डेनोटेशन से कुछ नहीं आया, अर्थ मूवमेंट में सिस्मिसिटी से आया है, और स्लोप डेवलपमेंट में कुछ पूछा नहीं इन्होंने, बस सिंपल साइड जो है रिपीटेड क्वेश्चन आया था। और बाकी वॉल्केनोस से एक क्वेश्चन था, जो वॉल्केनोस और प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी में उन्होंने पूछा है इंसोलेशन, जैसा मैंने आपको बताया वो एक अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन था। सोलर बीम की विड्थ दे रखी थी, उन्होंने बोला कि भाई सोलर बीम जो है इसकी विड्थ इतनी है, अगर सन वर्टिकल है 90 डिग्री पर है तो वो कितना एरिया कवर करेगा। इस तरह का अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन था। साथ ही साथ कोपेन का AF क्लाइमेटिक पूछा था, और फिर उन्होंने ये बोला कि भाई अगर AF क्लाइमेट कहीं पर है तो सी लेवल से उसकी हाइट कितनी होगी। तो AF क्या होता है, A मतलब होता है आपका ट्रॉपिकल, F मतलब होता है ऑल ईयर रेनफॉल, तो जो हाइट होगी वो कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, अलग अलग टाइप के फॉग, मिस्ट, ठीक है, अलग अलग टाइप के जितने भी थे वो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखे थे, और राइट हैंड साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स जितने भी वो देते हैं उनका साइज दे रखा था, यानी कि प्रेसिपिटेशन टाइप्स और वाटर ड्रॉपलेट्स को आपको मैच द फॉलोइंग से बताना था। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ क्लाउड से क्वेश्चन आया था, जो काफी टाइम से नहीं आ रहा था। टाइप्स ऑफ क्लाउड से क्वेश्चन था, और आपको बताना था कि भाई कौन सा मिडिल लैटिट्यूड वाला है, सॉरी मीडियम हाइट वाला है, ऑल्टीट्यूड वाला है, लो ऑल्टीट्यूड वाला कौन सा है, हाई ऑल्टीट्यूड वाला कौन सा है। और इसके अलावा हीट सरप्लस एंड डेफिशिट रीजन का एक लैटिट्यूड उन्होंने पूछा था कि भाई कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जो हीट सरप्लस भी नहीं है और हीट डेफिशिट भी नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक क्वेश्चन था, इसमें डेफिनेशन नहीं पूछी इन्होंने, उन्हें न्यूमेरिकल दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये गिवन पार्सल ऑफ एयर है और 20 डिग्री टेम्परेचर पे उसकी सैचुरेशन पॉइंट 25 ग्राम है। ठीक है, और एक्चुअल में जो है वो 5 ग्राम जो है फिलहाल उसकी जो है वो ह्यूमिडिटी है। तो आपको बताना था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, तो भाई आपको 5/25 करना था और इंटू 100 करना था, तो आपका आंसर आ जाता। साथ ही साथ एल्बिडो से क्वेश्चन था डायरेक्टली कि भी अर्थ का रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशंस जो है वो कौन कितना है, परसेंटेज में क्वेश्चन था। ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन था क्लाइमेटोलॉजी में। कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन था कि भाई ये जो है ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, एक उसमें क्वेश्चन था। अब हम बात करें, अगर हम यूनिट 3 के बारे में ओशनोग्राफी की बात करें, तो यहां से सॉल्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। ठीक है, और आपको मैच द फॉलोइंग बताना था। लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्ट दे रखे थे, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और राइट हैंड साइड में इनका परसेंटेज दे रखा था। इस तरह का बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन भी ये यूजीसी नेट पूछता है, जिसको मैं आगे भी बताऊंगा। डायरेक्ट आपसे डेट्स भी पूछी गई है। ठीक है, और ओशनोग्राफी में ओशन प्रेशर से एक अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने देखा था कि भाई आप नीचे जाते हो तो भाई ओशन प्रेशर जो है वो बढ़ता है, ऐसा एक क्वेश्चन था। यूनिट 4 की अगर हम बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, तो भाई यहां से
कार्बन सोर्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इनमें से किस में से हम जलाएंगे तो भी कार्बन सोर्स निकलेगा। साथ ही ऑक्सीजन साइकिल से क्वेश्चन था कि भाई ऑक्सीजन साइकिल जो है वो कितने टाइम में रिन्यू होती है। और एनर्जी फ्लो से एक क्वेश्चन था जैसा मैंने आपको बताया। और ऑस्मोसिस से क्वेश्चन आया। ये एक बहुत विचित्र बात मैंने देखी। नॉर्मली ऑस्मोसिस जो है हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस एक बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से रूट्स जो है प्लांट की, जिसको हम जाइलम बोलते हैं, वो वाटर को सक करती हैं और वो पानी जो है फिर कैपिलरी इफेक्ट से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये क्वेश्चन एंटिसिपेट नहीं किया था लेकिन फिर भी आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में। पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी में क्या आया? प्राइमेट सिटी डायरेक्टली आपसे ईयर पूछा गया कि भाई कौन सा ईयर है, तो 1939 शायद उसका ऑप्शन था। साथ ही साथ सेटलमेंट पैटर्न टाइप्स नहीं, सेटलमेंट पैटर्न जैसा मैंने कहा था आपको, सेटलमेंट पैटर्न का डायग्राम दे दिया और आपको फिर उसमें आइडेंटिफाई करना था कि भाई कौन से सेटलमेंट का डायग्राम कैसा है। वही मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, एमटीएफ वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था ड्राई पॉइंट सेटलमेंट से। काफी सारे लोगों ने शायद इसको गलत नहीं कर दिया हो, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट मान के अपना डेजर्ट पे क्लिक नहीं कर दिया हो। डेजर्ट अगर आपने किया था वो गलत है। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, वेट पॉइंट सेटलमेंट क्या होती है जो है वो इसमें क्वेश्चन आया था। अब अगर हम यूनिट 6 की बात करें, जो हमारी इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट और रीजनल है, एक क्लब करके बहुत सारे यूनिट्स हैं, इसमें से क्वेश्चन था हाइपर मार्केट से क्वेश्चन था कि भाई हाइपर मार्केट जो होता है वो कहाँ होता है, सीबीडी से पास होता है, कहाँ पर होता है। नॉर्मली हाइपर मार्केट जो है वो सुपर मार्केट का एक बड़ा भाई है जिसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, एक बड़ा साइज है उसका, तो नेचुरली वो सीबीडी के पास ही होगा। एक इसमें यूनिट 6 के अंदर एग्रीकल्चर से, इंटेंसिव कल्टीवेशन से क्वेश्चन था, ग्लोबलाइजेशन से यहां से क्वेश्चन था। ठीक है, एक कनेक्टिविटी मैट्रिक्स जिसको मैं हमारे कोर्स में कई बार बता चुका हूं, वहां से क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई आपको करना था। ठीक है, और एक नया चीज इसके अंदर मैंने देखा है, ये हमने देखा है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो बिल्कुल करंट सिनेरियो से पूछे गए थे, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ मॉडल्स और प्रोपाउंडर्स पूछा गया था इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में। ये सारे थे, अल्फ्रेड वेबर था, हूवर था, प्रेट था, स्मिथ था, और राइट हैंड साइड में इनकी थ्योरी के नाम दे रखे थे और आपको जो है मैच द फॉलोइंग करना था। साथ ही साथ अगर हम बात करें रीजनल डेवलपमेंट के बारे में, तो टाइप्स ऑफ रीजन से, नोडल रीजन से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आइडेंटिफाई आपको करना था एग्जांपल उसका। साथ ही साथ वीवर के मेथड में, जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर हम क्रॉप कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, वीवर का मेथड है। इस बार फॉर्मूला नहीं पूछा उन्होंने, वीवर का जो है पूरा थ्योरी ही पूछ ली उन्होंने, किस तरह से अपना फॉर्मूला बनाया है। तो 4-5 इसके स्टेटमेंट थे, आपको आइडेंटिफाई करना था कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कॉम्बिनेशन वाले जो नॉर्मली यूपीएससी के अंदर आते हैं, वैसे पैटर्न देखा गया था। वॉन थिनर मॉडल और सेक्टरल मॉडल का मिला जुला एक क्वेश्चन मैंने देखा था इसी यूनिट के अंदर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग से क्वेश्चन था, लैंड कैपेबिलिटी से क्वेश्चन था। लैंड कैपेबिलिटी के बारे में दे रखा था कि भी लैंड कैपेबिलिटी एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लैंड को अलग अलग ग्रेडेशन कर देते हैं और इसी के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल लैंड है उसको मास प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है और बड़े कामों के लिए, नॉन प्रोडक्टिव काम के लिए जो है हम लोग पुअर लैंड्स को यूज करते हैं। तो अदर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन था। ठीक है, साथ ही साथ एक डायग्राम आया था इकोनॉमिक रेंट का। अगर आपको ध्यान हो, वॉन थिनर मॉडल में कॉस्ट रेवेन्यू कर्व लिखा हुआ था और डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट था, तो वो पूछा गया था और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना था कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ऑप्टिमम लोकेशन कौन सी होगी, ग्राफ पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यूनिट 6 के अंदर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट 7 के बारे में बात करते हैं। कल्चरल पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आई थिंक कल्चरल ज्योग्राफी से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जो है मुझे काफी सारे क्वेश्चन दिखे थे, जैसे थ्योरीज और उसके मैच द फॉलोइंग आपको करने थे पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, स्पाइकमैन और रिमलैंड थ्योरी दे रखी थी लेफ्ट हैंड साइड में और उसके आपको बताने थे कि किन्होंने प्रोपाउंड किया है इसको। साथ ही साथ स्टेट्स एंड बाउंड्रीज से क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन देखा था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल स्टेट। अगर आपने अगर वो स्टूडेंट देख रहे हैं इसको जो हमारे बैच वाले हैं, तो आपको ध्यान होगा मैंने रिसेंटली जो है वो पूरा बताया था कि भाई फेडरेशन क्या होता है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड नेशन क्या होते हैं और इंडिया किस तरह का जो है वो पॉलिटिकल स्टेट है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि भाई किस तरह का फेडरल नहीं होता। साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है वो किस तरह की बाउंड्री है, एंटीसीडेंट है, कॉन्सिक्वेंट है, कॉम्प्लेक्स है, रिलीजियस बाउंड्री है, वो पूछा गया था। जियोपॉलिटिक्स के टाइप पूछे गए थे, जियोपॉलिटिक्स, नियोपॉलिटिक्स, मेटापॉलिटिक्स जो है ये पूछा गया था। हार्टलैंड थ्योरी से डायरेक्ट एक अजम्पशन रीजनिंग का क्वेश्चन था कि भाई हार्टलैंड थ्योरी के मुताबिक जो प्राइवेट एरिया है, ठीक है, वो उसकी एक शॉर्ट कमिंग्स ये है कि वो बिल्कुल इंटीरियर में है, तो वहां पे क्लाइमेट एक्सट्रीमिटी है, नॉन एक्सेसिबिलिटी है। और रिमलैंड थ्योरी का इन्होंने डायरेक्टली ईयर पूछा था 1942, स्पाइकमैन की जो रिमलैंड थ्योरी है बिल्कुल डायरेक्टली ईयर आया था। तो कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में हम लोग डेट्स जो है वो क्लिक ही नहीं होती है, कई बार आपको ब्लैंक लगेगा कि भाई क्या है फॉर्ट, और ऑप्शन इतने क्लोज थे, मतलब मुझे लगा कि चलो ऑप्शन तो थोड़ा दूर दूर देंगे, 1941, 42, 43, 44 ऐसे उन्होंने दे दिया। मतलब वो डेफिनेटली इजी क्वेश्चन को हार्ड बनाने की कोशिश की गई ताकि जो है वो कट ऑफ नीचे आए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, कुछ जो क्लीशे मॉडल्स हैं उनके आपको जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे, उनके ईयर। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं यूनिट 8 के बारे में। ज्योग्राफिकल थॉट से इस बार कोई ज्यादा क्वेश्चन दिखे ही नहीं। ग्रीक ज्योग्राफर्स का सीक्वेंस पूछा गया था।
ठीक है, जिसमें सबसे पहले हिपरएचस है, ठीक है, बार को ध्यान रखना। उसके बाद जो है फिर एनाक्सिमेंडर है, उसके बाद हेरोडोटस है और फिर इराटोस्थीन्स है। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन, जो क्लीसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो आए थे। लेफ्ट हैंड साइड में ऑथर थे, राइट हैंड साइड में उसके बुक्स आपको बताने थे। अरब जोग्राफर से पूछा गया था कि भाई अरब जोग्राफर कौन सा है जिसने टॉलमी की बुक को करेक्ट किया है, ठीक है, ये पूछा गया था। और एक क्लीशे क्वेश्चन, डायकोटोमी एंड डुअलिज्म जो है किसने दिया है, तो उसका आंसर वेरी इजी, बर्नहार्ड वेरिनस। किसी ने ज्योग्राफी को क्रोलॉजिकल साइंस कहा है, तो वो हेटनर ने कहा था, ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अब ज्योग्राफिकल टेक्निक्स से, तो यहां से क्वेश्चन जो थे वो हिप्सोमेट्रिक कर्व, यानी कि जो इसका दो पार्ट है, इस यूनिट के दो पार्ट हैं। पहला जो है वो बता रहा है मैप्स और जीआईएस के बारे में, और जो इसका सेकंड हाफ है इस यूनिट का वो आपका थोड़ा स्टैटिस्टिकल है। तो स्टैटिस्टिकल में से इन्होंने अलग अलग ग्राफ्स के बारे में पूछा, जैसे हिप्सोमेट्रिक कर्व से पूछा गया था, ओजाइव कर्व के बारे में पूछा गया था, इसके अलावा जीआईएस के प्रोसीजर पूछे गए थे, जीआईएस मॉडल पूछा गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद आ रहा है कि भाई इनमें से इन्होंने ये पूछा था कि भाई डिजिटल स्कैनिंग जो है वो जीआईएस के अंदर किस प्रोसेस के अंदर आती है, ठीक है। मेजरमेंट मॉडल्स थे अलग अलग, साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग और थर्मल इंफ्रारेड से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग में थर्मल इंफ्रारेड क्या होता है, इसका बेसिक पूछा गया था। और लास्ट में आपने देखा कि भाई एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको पहले मीन निकालना था, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, कुछ चुनिंदा उसके डेटा की, और लास्ट में आपको मोड निकालना था। ये सब मैंने आपको यूट्यूब पे ही सिखा रखा है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में से ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आया, जो नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या ही आएगा, ठीक है। हम लोग इंडिया में पढ़ते हैं फिजियोग्राफी पढ़ते हैं, हम लोग ड्रेनेज पढ़ते हैं, हम रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं आया, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन थे। इंडस्ट्री से इन्होंने आईटी इंडस्ट्री से एक अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन दिया। साथ ही साथ रिवर्स में इन्होंने रिवर का पाथ पूछा था कि इनमें से कौन सी रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, तो झेलम इसका आंसर था। साथ ही साथ इंडियन मानसून से एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि भाई इंडियन मानसून ब्रांच और अरबियन सी ब्रांच जो है वो कहां जाके मिलती है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इंडियन पर्सपेक्टिव, जहां पे आप देख सकते हो, ठीक है, दे रखा है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, एक्सक्यूज मी, यहां से क्वेश्चन आया था। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से कुछ क्वेश्चन थे, और हिमालयन पासेस जो कई बार से नहीं आ रहा है, आई थिंक 2018 से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इस बार ये रिपीट हो गया है, ठीक है। हिमालयन पासेस से क्वेश्चन था, बनिहाल, जोजिला, जिलीपला पास थे, और आपको मैच करना था कि भाई कौन से स्टेट के अंदर है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे से इन्होंने बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर वाली चीज पूछी गई थी कि जो ये क्या है बेसिकली, तो ये बिल्कुल रिसेंट सिनेरियो है। साथ ही साथ लेटराइट सॉइल के बारे में पूछा गया था कि लेटराइट सॉइल की क्लासिफिकेशन क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। तो नॉर्मली इंडियन ज्योग्राफी से जो नॉन क्लीशे टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा है, जो क्लीशे टॉपिक्स है वो नहीं आया। हिमालयन क्रायोस्फीयर नहीं आया, ठीक है, और क्लाइमेट से कुछ नहीं आया इंडिया के, ठीक है, जेट स्ट्रीम से कुछ भी नहीं आया था, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इंडस्ट्रियल जोन्स, ये कुछ भी नहीं आए, ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा एक और एक चीज जो है वो हमने देखी, एक कॉम्प्रहेंशन आया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आपका, जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन दे रखा था। अब कॉम्प्रहेंशन की स्टेज में जब आप आते हो और अगर आपके पास जो है वक्त नहीं है, तो आप एक बार भूल जाओ कि आपके पास पैसेज है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो और वहीं पर जो है आपको आंसर मिल जाएगा, अगर आपने वो चीज पढ़ी है। यानी कि अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कॉम्प्रहेंशन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या चाहिए होता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर चाहिए होती है, वो सब पैसेज में लिखा हुआ भी था। अगर आपको वैसे ही पता तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम ऑन रीडिंग द पैसेज, ठीक है। तो ये गाइस जो है वो टॉपिक्स हैं, आई होप आप लोगों को वो रिकॉल हो रहे होंगे जो जो चीजें मैंने कही हैं। तो ये जो है वो उसका टेक अवे रहा है इस अटेम्प्ट का, नवंबर 2020 का। और अभी जो है प्रोविजनल आंसर की निकाल दिए। चैलेंज करने के लिए एक मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको चैलेंज कैसे करना है, उसका प्रोसीजर मुझे किसी ने कुछ बोला था कि सर आप इस पर वीडियो बना दीजिए, तो उसका वीडियो बन जाएगा। फिलहाल जो है हमने यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस कर ली है। तो क्या टेक अवे है हमारा इस पेपर से, इस टेक अवे क्या है इस पेपर से, वो ये है कि गाइस कि हमें इस पेपर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ऑल्दो हमारा पेपर 1 ने वैसे ही सरप्राइज कर दिया, लेकिन जो पेपर 2 हमारा आया उस पर भी हमें सरप्राइज किया है। और मतलब इसको आप, मैं क्या कहूँ, बिल्कुल बुकिश होके भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आपको इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर बदल रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये आप मान सकते हैं कि भाई पेपर लेंथी और हो सकता है, ठीक है। अदर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन और आ सकते हैं, पैसेज एक की जगह 2 हो सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है। स्टार्टिंग में पैसे दे दिया, लास्ट में पैसे दे दिया, तो वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि भाई जो कैंडिडेट है 3 घंटे का टाइम उसको कम लगना चाहिए, ये मुझे लगता है यूजीसी का इंटेंट है। और साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, और नॉन क्लीशे क्वेश्चन जिसको हम नॉर्मली ओवरलुक कर लेते हैं, वहां से क्वेश्चंस आए हैं। ऑल्दो
अभी भी मैं कह रहा हूं जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है, बहुत अच्छी पढ़ाई मैं कह ही नहीं रहा हूं, बहुत अच्छी पढ़ाई हमारी कभी भी नहीं होती है, लेकिन जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है, रेगुलर पढ़ाई की है, उसको ये एक डुएबल अटेम्प्ट जरूर लगेगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही मेरे साथ जो है वो नाइंसाफी हो गई है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ रटन विद्या दी है, जिस बस रटा है चीजों को कि ये मैं ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, पास्ट एनालिसिस को देखकर अगर जिन्होंने पढ़ाई की है तो उनको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम इस पेपर से आई होगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका एनालिसिस, और हम जो है बहुत जल्दी यूट्यूब पे वापस से वीडियोस अपलोड करेंगे। सब त्यौहार वगैरह खत्म हो गए हैं, साल एंड पर है और दिवाली वगैरह सब कुछ खत्म हो गई है। आई होप हम लोग वापस से ट्रैक पे आ जाएंगे और वापस से जो है यूट्यूब पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दे रखा है, शुभेंदु नेट ज्योग्राफी इसका नाम है। ये चैनल डीपी, इसको आप बिल्कुल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। 400 से ज़्यादा इसके फॉलोवर्स हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे यूनिसी नेट ज्योग्राफी का बैच चल रहा है, 10 यूनिट्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। साथ ही साथ आपको मिलते हैं पीडीएफ, डाउनलोडेबल नोट्स, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी इसके अंदर है, और वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात में कभी भी देखें। कोई हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। लाइव कहीं ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और अभी चल रहा है इसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट, इस पूरे मंथ में नवंबर में चल रहा है। आप इसको अभी एनरोल करके 5% का डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप अभी करते हैं तो आप अभी से पढ़ाई कर रहे हैं, यू हैव टू बी सीरियस ऑन दिस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपको वैलिडिटी भी ज़्यादा मिलती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म और एक डेमो लेक्चर का भी लिंक दे रखा है, इसको आप जरूर देखें। डेमो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इस बैच से जुड़ना चाहिए तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। इस नंबर पर आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू। साथ ही हमने पेमेंट के अंदर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी रखी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे और इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट।